नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे अज़ीम फ़नकार के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, फिर भी जानते होंगे। जो मैं ये अपना आज प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, इसके पीछे जो मेन मोटिवेशनल थिंग है वो है मिस्टर कमलेश पांडे, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों की पटकथा लिखी है, स्क्रिप्ट राइटिंग की है, स्टोरी राइटिंग की है वगैरह। तो उनका एक वीडियो मैंने देखा था और मैं उसी पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी बड़ा, पहले या अब या आगे 100 साल में बड़ा फिल्मकार पैदा होगा, वो एक ऐसे इंसान से छोटा ही रहेगा जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि अजीम शख्सियत थे, कमाल के थिंकर थे, राइटर थे, और एक बेहतरीन फिल्म बनाई है जो पिछले 60 सालों से हिट है। 60 क्या, बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही, 80 सालों से है, और आगे भी 100 सालों तक ऐसी फिल्म बन नहीं सकती है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। फिल्म का नाम है मुग़ल आज़म, और जिस शख्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है के आसिफ। इनका नाम था आसिफ करीम, पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके के आसिफ कर लिया। इनका जन्म हमारे ही उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुआ था। ये एक बचपन से क्लास 5th पास थे, ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, और नाटकों का बड़ा शौक़ था, भाग भाग के नाटक देखा करते थे। उस ज़माने में एक नाटक बड़ा मशहूर था, अनारकली। उसको देख के ये बड़े मुतासिर हुए थे और वो इनके जहन में चलता रहता था कैरेक्टर। फिर इन्होंने बम्बई आ गए। ये बम्बई आके अपने जीजा, जो उस वक़्त के बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे, नज़ीर अहमद ख़ान साहब, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनकी शागिर्दी में इन्होंने काम शुरू किया। लेकिन ये हमेशा बड़ा सोचते थे, ये कभी छोटा नहीं सोचते थे। और इनके बारे में एक बात बहुत ख़ासियत है, और जो कमलेश भाई ने भी कही है, कि पैसे को उसकी औकात दिखाना इस आदमी ने सीखा था। इनका हमेशा कहना था, आसिफ साहब का, के आसिफ साहब का, कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है पर मेरे सपने नहीं खरीद सकता। पैसे में उतनी दम है नहीं है, और पैसा इस्तेमाल करने की चीज़ है, सर पे बैठाने के लिए नहीं है। अब आप देखिए, इनकी हिम्मत की तारीफ़ करेंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की। उसका फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी वश बता रहा हूँ। इनके असिस्टेंट का नाम था SK ओझा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी एक ही फिल्म बनाई, मुग़ल आज़म। उससे पहले एक फिल्म बनाई थी फूल, लेकिन उसका डायरेक्शन का क्रेडिट इन्होंने SK ओझा को दे दिया था। और मुग़ल आज़म बनाने के लिए इनके दिमाग में बहुत सी बातें चलती थी हर वक्त। अभी फिल्म नहीं बनी है, नाम नहीं डिसाइड हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने कई जगह ऐसे बैठकों में, महफिलों में कहा कि मेरी फिल्म को उतारने के लिए इंडियन आर्मी आएगी, और ये वास्तव में हुआ। 3 साल तक मुग़ल आज़म हिंदुस्तान के 150 थिएटर में बगैर रुके चलती रही, चारों शो। 3 साल, सोचिए आप। अब जब इनको जुनून चढ़ा फिल्म बनाने का, तो सबसे पहले तो इनके पास एक आइडिया था। फिर इन्होंने उस वक़्त के 3 बेहतरीन राइटर्स को ढूंढा, जिसमें एक कमाल अमरोही साहब थे, एक वजाहत मिर्ज़ा थे, जिन्होंने 60% डायलॉग्स लिखे हैं मुग़ल आज़म के,
और एक मिस्टर अमानुल्लाह खान साहब थे जो जीनत अमान के वालिद थे। तो इन चारों को, एक और थे उनका नाम इस टाइम मेरी जहन में नहीं आ रहा है, इन चारों को इन्होंने एक तरीके से हायर किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट, स्टोरी, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले आप चारों मिल के लिखेंगे और उनमें से कैसे कौन सा फाइनल होगा ये मैं डिसाइड करूँगा। और ये चारों पांचों बैठा करते थे। बड़े किस्से हैं इसमें। अब आता है फिल्म बनने का मौका। तो इनको ये लगा, उस वक्त के बड़े स्टार थे पृथ्वीराज कपूर, तो इनके दिमाग में ये बैठा कि क्यों ना पृथ्वीराज कपूर जी को भी साइन किया जाए। अब साइन करने के लिए हिम्मत चाहिए, पैसा चाहिए। इनको कोई प्रोड्यूसर इनकी बात सुन के कोई पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, पर इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग करके उस वक़्त के बहुत बड़े रियल स्टेट जो आज भी हैं, रियल स्टेट ओनर शाहपुर जी पालन जी से बात की और कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, मेरा ख्वाहिश है कि आप उसमें पैसा लगाएं। वो बोले, मैं फ़िल्मों में तो पैसा लगाता नहीं हूँ, मैं तो रियल स्टेट हूँ, मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ और चीज़ें बनाता हूँ। तो बोले नहीं, इसमें आप लगाइए, आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। शाहपुर जी पालन जी पृथ्वीराज कपूर के बहुत बड़े फ़ैन थे और अक्सर उनका नाटक देखने जाया करते थे। तो के आसिफ ने पूछा कि, उन्होंने पूछा शाहपुर पालन जी ने कि आपकी फ़िल्म में कौन कौन है? बोले पृथ्वीराज कपूर है। अब वो थोड़ा सा खुश हो गए कि चलो भाई मेरा पसंदीदा एक्टर है। तो बोले डीकरा ये बता तेरी फ़िल्म कितने में बन जाएगी? यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, सन 44 में, मुग़ल आज़म 44 में बननी शुरू हुई थी, सन 60 में ख़त्म हुई थी। सन 44 में बड़ी सी बड़ी फिल्म पुकार या जो भी बड़ी हो फिल्म, वो मुश्किल से 2 लाख 1.5 लाख या मैक्सिमम 2.5-3 लाख में बनती थी। तो शाहपुर पालन जी ने पूछा भाई कितना पैसा चाहिए होगा तेरी फिल्म के लिए? बोले 1.5 करोड़। बोले कितना? बोले 1.5 करोड़। उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और पालन जी को लगा यार ये आदमी क्या है, 22 साल का लड़का है और पृथ्वीराज कपूर एक चरम सीमा पे 40-45 साल के हैं, उनको डायरेक्ट करने जा रहा है और फिल्म का बजट 1.5 करोड़ है। बोले मेरे को कहानी बता। तो उनके पास वक्त तक कहानी भी नहीं थी, ईमानदारी से बताएं। उन्होंने एक छोटा सा वाक़या बताया कि पृथ्वीराज अकबर हैं और अनारकली, तो अनारकली थी उसके ज़माने में, और सलीम है। सलीम अनारकली से मोहब्बत करता है और अकबर पसंद नहीं करता, बस इतना ही बताया। तो उनको वो स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चल मेरे को सोचने दे, लेकिन मैं इतना पैसा लगाऊंगा नहीं, मैं तू मेरी ना सुन ले। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोई लगाएगा ही। यहाँ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मुग़ल आज़म पहले 4 रील बन चुकी थी, उसमें 4 अलग अलग एक्टर्स थे। नरगिस थी, नरगिस को कैसे लाए थे वो एक अलग कहानी है, फिर कभी फुर्सत से बताएंगे। आज मैं सिर्फ के आसिफ पर ही रहना चाहता हूँ। और हीरो थे चंद्रमोहन और अकबर बने थे सप्रू। लेकिन सन 47 में जब भारत का विभाजन हुआ तो चंद्रमोहन ने सुसाइड कर लिया, कुछ फिल्म के एक्टर्स पाकिस्तान चले गए, नरगिस ने किसी कारणवश फिल्म बंद, और इनका सारा पैसा उस 4 रील में खर्च हो गया। अब इनके पास पैसा नहीं था लेकिन सिर्फ सपना था, और सपना भी इतना बड़ा था कि आज सोच के भी आदमी घबरा जाए। अगर आज की तारीख में उस समय के 2.5 करोड़, जो एक्चुअली में 1.5 करोड़ का बजट था लेकिन 2.5 करोड़ में बनी थी, आज देखा जाए तो वो करीब करीब 2,500 करोड़ है। इतनी बड़ी मैग्नीफाइंग फिल्म थी। बहरहाल दूसरे दिन शाहपुर पालन जी अपनी गाड़ी से, उनके पास उस वक्त ऑस्टिन गाड़ी थी जो एक माने रखती थी, वो लेके इनके घर पहुँचे। अच्छा, तो देखें भाई कौन है जो 1.5 करोड़ की फ़िल्म बनाना चाहता है। जाके देखा एक छोटा सा कमरा था, एक बिस्तर पड़ा हुआ था, टेबल थी, कागज़ पेन थे,
पेंसिल थी। तो जब शाहपुर जी ने देखा कि तू यार 1.5 करोड़ की फ़िल्म की बात करता हो, तू इस जगह रहता है, चल बता मेरे को। और तो एक टीन का डब्बा लिया, उसको उल्टा किया, उस पर गद्दा लपेट के रखा, उस पर शाहपुर पालन जी को बैठाया और बताया बस आप करो हिम्मत। तो बोला चल मैं लगाता हूँ पैसा। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि शाहपुर पालन जी का विज़न कितना बड़ा रहा होगा उस वक्त, कि उन्होंने एक ऐसे आदमी के ड्रीम पर इतनी बड़ी रकम लगाई कि सोची अभी तो लगाई भी नहीं है। अभी इसमें पिक्चर बनते बनते बहुत सी कहानियाँ हैं जो बताऊँगा आपको। तो लेकिन हिम्मत थी और बननी थी। एक थोड़ा सा यहाँ ऑफ ट्रैक पे बता दूँ कि आसिफ ने सन 60 में मुग़ल आज़म के हिट होने के बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, लव एंड गॉड, मोहब्बत और खुदा। उसमें गुरुदत्त को लिया था। गुरुदत्त उनके बहुत बेहतरीन दोस्त थे के आसिफ के। और कहते हैं कि उस फिल्म में मुग़ल आज़म से ज़्यादा पैसा लगना था, क्योंकि उसमें जन्नत दिखाएंगे, ये विज़न था के आसिफ का। खैर एनीवे, अब साहब फिल्म बननी शुरू हुई। धीरे 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 एक्ट्रेस में सबसे पहले उन्होंने नरगिस को बोला, तो नरगिस तब तक थोड़ी मोटी हो गई थी। तो उन्होंने कहा नरगिस सूट नहीं कर रही है नारकली के लिए। दिलीप कुमार को देविका रानी ने रिकमेंड किया, तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि बहुत पतले हैं, ही डजन लुक लाइक सलीम। सिर्फ अकबर कैरेक्टर मेरी समझ में आ रहा है, अभी तक और कोई कैरेक्टर हुआ नहीं है। समय बीता, 4 6 8 महीने, दिलीप कुमार को कुछ फिल्में मिल गई, वो कामयाब हो गई, वो थोड़े से बदन उनका ठीक ठाक हो गया। और नरगिस को भी उन्होंने कहा कि आपने भी वेट बढ़ा लिया है, तो अब आप अनारकली नहीं लग रही हैं। तो नरगिस ने फिर नाराज़ हो गई, लेकिन रिकमेंड किया नूतन को। नूतन उस ज़माने में अच्छी खासी स्टार थी, लेकिन अब कोई किसी की रिकमेंड की थ्रो किया हुआ रोल क्यों करे। तो उन्होंने ईगो में आके नहीं किया। देखिए किसकी किस्मत में लिखा था। तो नूतन ने के आसिफ को कहा कि आप अनारकली के रोल के लिए मधुबाला को लीजिए। मधुबाला उस वक़्त काफ़ी खूबसूरत थी, पॉपुलर थी, अच्छी फिल्में कर रही थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब व गरीब कैरेक्टर थे, जिनका नाम था अताउल्ला खान, जो उनके वालिद थे। दरअसल मधुबाला 5 बहनें थीं और सबसे बड़ी थी, कमाने वाली यही थी, कोई लड़का नहीं था। तो वो चाहते नहीं थे कि ये किसी एक फ़िल्म में बनने और इतना टाइम लगे, 1 2 साल। दूसरी बात ये थी कि उस वक़्त दिलीप कुमार साहब का इमेज कुछ इस टाइप की बनी हुई थी कि वो काफ़ी वैगाबॉन्ड, दिल फेंक आशिक थे। तो वो डरते भी थे। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मधुबाला भी दिलीप कुमार को पसंद करती थी, दिलीप कुमार भी मधुबाला को पसंद करते थे। ये बात अताउल्लाह को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ़िल्म के लिए मना कर दिया। तो मधुबाला ने सोचा कि बहुत बड़ी फिल्म है, आगे इतना नाम होगा बड़ी। तो उन्होंने कमाल अमरोही से कहा कि आप इसे साइन करिए, जो मेरे वालिद हैं उनकी जो शर्तें हैं मान लीजिए। वो अजीब व गरीब शर्तें थीं, क्योंकि मधुबाला के हार्ट में छेद था और वो इंग्लैंड गई थी इलाज कराने, 6 महीने रही थी और डॉक्टर ने कहा था ये 1.5 साल ही अब ज़िंदा रहेंगी। ये बात और है कि वो उसके बाद 8 साल तक ज़िंदा रही अपनी विल पावर से। तो ये बात उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें डाला कि मधुबाला 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करेंगी, कोई वज़नी सामान नहीं उठाएंगी, आउटडोर नहीं करेंगी, खाना घर का ही खाएंगी, दिन में 2 घंटे आराम करेंगी। बाकायदा शर्तें थी। तो वो शर्तें इसलिए इतनी कड़ी रखी थी कि खुद ही के आसिफ मना कर दें, लेकिन मधुबाला को जुनून था और तो उन्होंने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, करनी तो फिल्म मुझे है, मैं किसी तरह से एडजस्ट कर लूँगी। बहरहाल वो काम हुआ। अब अताउल्लाह खान साहब हमेशा सेट पे बैठे रहते थे। जो फिल्म के सीन ऐसे थे जो नॉर्मल थे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक ख़ास था फिल्म का सीन, अगर आप मुग़ल आज़म, मैंने मुग़ल आज़म करीब 22 बार देखी है और हर बार मैं नई चीज़ डिस्कवर करता हूँ जो मैं अपने सेशंस में बताता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ आज का युवा मुग़ल आज़म को समझे, पढ़े, जाने, देखे कि क्या स्केल होता है, क्या
कह लीजिए कि फिल्म है, डायलॉग्स हैं, सीन है, कैमरामैन है, सेट्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्टिंग्स हैं, स्क्रीन प्ले है, डांसर्स, म्यूज़िक, क्या नहीं है इस फिल्म में। 16 साल लगे थे भाई इस फिल्म को बनने के लिए। तो अब वो हर वक्त सेट पे रहते थे। तो एक आपने फिल्म देखी, फिल्म में देखा होगा, एक सीन है जहाँ रोमांटिक सीन है बहुत, और दिलीप साहब शुतुरमुर्ग का पंख लेके धीरे से ऐसे करते हैं, बड़ा हाइट ऑफ रोमांटिज्म दिखाई है उसमें। अब वो सीन पिक्चराइज करना था, और अताउल्लाह खान साहब को ये गवारा नहीं था कि वो उनकी थाइस पर लेटे और ऐसे हाथ लगाए। उनको इन सब चीज़ों से नागवार थे लगा। अब के आसिफ को ये फिल्म तो गाना ये वो करना तो था ही, उनके दिमाग में था। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई, उनके एक और असिस्टेंट हुआ करते थे, उनको बोला यार अताउल्लाह को रमी खेलने का बहुत शौक़ है, और तुम इनको जिम खाना, बॉम्बे जिम खाना ले जाओ जो बड़ा क्लब हुआ करता था, वहाँ रमी खिलाओ और हारते रहना सुबह से शाम तक, पैसे की परवाह नहीं करना, हारते रहना। वो हारते रहे, अताउल्लाह खेलते रहे, इन्होंने अपना फिल्म शूट कर डाला। और दोनों एक्टरों को क्या बोला कि इस फिल्म में मुझे एक्चुअल में जो तुम लोग का एक दूसरे के प्रति लव है वो चाहिए। तो आप अगर फिल्म बड़े गौर से देखेंगे तो आप सुनेंगे बहुत क्लीन शॉट लिया है, बट बहुत एक्सीलेंट रोमांस दिखाया है। शूट चलिए वो हो गया। अब आता है एक और किस्सा बड़ा इम्पोर्टेंट कि फिल्म की कॉस्ट्यूम पे बहुत पैसा खर्च हो रहा था, जिस पे वो नाराज़ होते थे सेट पर। अभी मैं जो मेन सेट था प्यार किया तो डरना पे, तो मैं बाद में आऊँगा। एक ये सीन आया उसमें कि दिलीप कुमार साहब के लिए जूती मंगाई गई, कई जगह शहरों से जूती आई और उसकी कॉस्ट 3,000 आई। और जब शाहपुर जी को मालूम पड़ा तो उनको गुस्सा आई कि यार ये जूती तो 15 रुपए की चोर बाज़ार में मिल जाती है। क्या सिर्फ बोले सलीम, 15 रुपए की जूती में जो चलेगा और जो 3,000 रुपये की जूती में चलेगा, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। शाहपुर पालन जी क्या करते हैं, क्योंकि उनको इनका पैशन बड़ा अच्छा लगता था, क्या सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में। आई थिंक मैंने अगर डिटेलिंग कभी किसी आज पिछले 50, 60, 100 सालों में देखी है तो फिल्म मेकर्स में, अभी रिसेंटली मैं कहूँगा धुरंधर की में डिटेलिंग बहुत अच्छी है। और डिटेलिंग का मतलब होता है बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोट करेंगे, कैमरा, लाइट, साउंड, डेट्स, म्यूज़िक, डिटेलिंग जिसे कॉन्टीन्यूटी भी बोलते हैं, वो मुगल आज़म में थी। और ये बहुत डिटेलिंग में बहुत के आसिफ जाया करते थे। एक सीन था जिसमें जब सलीम साहब आ रहे होते हैं जंग से लौट के, तो जोधा अकबर मोतियों को लुटाती है, तो शाहपुर पालन जी बोले यार मंगवा ले बाज़ार से डुप्लीकेट। बोले ओरिजिनल मोती चाहिए। बोले ओरिजिनल क्या है करें? बोले आप मंगाओ, मैं चाहता हूँ कि रियलिटी आए। बोले पब्लिक को क्या मालूम पड़ेगा, ब्लैक एंड वाइट है, उनको क्या लगेगा? बोले मुझे तो मालूम पड़ेगा कि असली मोती क्या होता है, नकली क्या। बाद में उसको बटोर के आप ले जाना, आप ही का प्रॉपर्टी रहेगी, वो मैं थोड़ी लूँगा कोई, लेकिन आई वॉन्ट दैट ओनली। अब उसका देखिए विजन। एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सीन होता है जिसमें ये लोग, जो टीम थी, क्रिएटिव टीम जिसको बोलेंगे, वही 4 राइटर्स और के आसिफ साहब की, सलीम पैगाम कैसे भेजेगा अनारकली को, पैगाम भेजना है और वो भी भेजेगी तो कैसे भेजेगा। अब इन चारों ने माथा पच्ची किया और बोले क्या बताएं कैसे भेजेगा ये। तो उस समय में किसी ने इनको तजवीज़ दी, राय दी कि पंजाब में एक राइटर हैं, बहुत बढ़िया थिंकर राइटर, उनको पंजाब का शेक्सपियर कहा जाता है, उनको बुलवाइए, उनसे सीन लिखवाइए। तो उनको फ़ोन वोन किया गया, बुलाया गया, आए, ट्रेन से बॉम्बे सेंट्रल उतरे, सीधे महबूब स्टूडियो गए, और महबूब स्टूडियो पहुंच के बैठे,
चारों राइटर भी बैठे हैं, कमाल अमरोही भी। तो बोले पहले एक डबल आमलेट मंगवाइए। कमाल अमरोही ने डबल आमलेट मंगाया, उन्होंने खाना शुरू किया। तो बोले बताइए। बोले मैं ये सोचता हूँ कि सलीम छत से पतंग उड़ाएगा और पतंग पे मैसेज लिखेगा और उड़ाते उड़ाते वो कट के अनारकली के घर पे गिरेगी कटी हुई पतंग। के आसिफ को इतना गुस्सा आया कि उनसे आमलेट की प्लेट छीन ली, वापस रखी इधर से। बोले उठिए आप पंजाब जाइए, टिकट इनका कराइए, इनको वापस भेजिए। साले तू हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह वाली हद को पतंग उड़वाएगा? तेरी ये सोच है? चल यहाँ से जा। और ये सोची कि क्या उसका विजन, मतलब आई वांट टू से कि व्हाट ही वांटेड वाज एस्थेटिक, बिल्कुल क्लियर। डायलॉग पर भी वो बहुत चारों के डायलॉग, चारों राइटर्स के डायलॉग लेते थे। किसी का कोई पीस, किसी का कोई उर्दू का अल्फाज, किसी का कोई, किसी का कुछ लेके तब कंप्लीट करते थे। ये मतलब मैं ये समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनी थी कि के आसिफ को बनानी थी, और के आसिफ का जन्म इसलिए हुआ था कि उनको ये फिल्म बनानी। ये होता है हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री में, कुछ ही ऐसी फिल्में हैं जिनका बड़ा लॉन्ग रिकॉर्ड है। लेकिन मैं उनमें से टॉप पर बोलूँगा कि अगर हिंदुस्तान ने कोई फिल्म बनाई है तो वो मुगले आज़म बनाई है। अब आता है म्यूज़िक साइन करने का। तो उस समय के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। ये उनके घर पहुँचे। नौशाद साहब इनसे थोड़ा सा दिल में नाराज़ थे, क्योंकि फिल्म फूल के लिए इन्होंने गुलाम हैदर को पाकिस्तान से बुलवाया था, उससे गाने गवाए थे, लिखवाए थे, जो हिट हुए थे। इनकी नाकदरी की थी। तो वो खुन्नस होती नौशाद के दिल में। नौशाद ने कहा नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऑलरेडी 7-8 फिल्में कर रहा हूँ और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये बहुत अड़ गए, गुस्सा आ गई इनको भी। थे तो सन की आई वुड कॉल हिम नॉट सन की बट पागल, जीनियस पागल। तो बोले म्यूज़िक आप देंगे, इसके लिए चाहे कुछ हो, मैं उठ के घर से जाऊँगा नहीं, चाहे धक्के दे के भिजवाइए। थोड़ी कहा सुनी हो गई, गर्मा गर्मी हुई। इतने में उनकी वाइफ आ गई नौशाद की। उन्होंने समझाया भाभी जान देखिए ये कैसी फिल्म को मना कर रहे हैं और क्या है। भाई काफ़ी समझाने के बाद नौशाद ऑन बोर्ड आ गए। अब शकील बदायूनी साहब गाने लिख रहे थे, उस ज़माने के बेहतरीन सॉन्ग राइटर। और अब सब गाने लिखे भी जाए, फिल्म कॉन्टीन्यूसली बन रही थी 16 साल में। ये नहीं था कि फिल्म रुकी हुई थी, रुकती भी थी क्योंकि पैसे कम हो जाते थे, कभी कोई चीज़ हो जाती थी, कभी कोई, इसलिए डिले हुई थी फिल्म। वरना फिल्म बहुत क्लियर और अच्छा हुआ डिले हुई है, कहते हैं, क्योंकि देर के बाद जो चीज़ निकल के आई है वो अब बन नहीं सकती है। मुगले आज़म की जो कंप्लीटनेस है इन एवरी सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। इट्स अनबिलीवेबल आई विल से। सॉन्ग्स क्या चीज़ उसकी, आप कॉस्ट्यूम्स। अब आपको एक बात और बता दूं, इस फिल्म के बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ था। वो था कि ऑलमोस्ट आप जान के ताज्जुब करेंगे कि 1500 घोड़े इस्तेमाल किए गए थे, 500 ऊँट इस्तेमाल किए गए थे, 200 एलिफेंट इस्तेमाल किए गए थे और 5000 इंडियन आर्मी के जवान इस्तेमाल किए गए थे। ये मैग्नीट्यूड था इस फिल्म का। और जयपुर के पास वो सेट लगा था और 1 साल में पूरी वॉर सीन्स पिक्चराइज होने थे। अब एक गाना आता है, प्यार किया तो डरना क्या। जो फिल्म की जान थी, सीन था, वही था कि अकबर रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्टेंस टू द लव ऑफ सलीम एंड अनारकली, और अनारकली एक रिवोल्ट दिखाती है। तो वो कैसे होगा, तो गाना लिखा गया, गाना बहुत पसंद आया, प्यार किया तो डरना क्या।
गाना एवं ही तो बनेगा नहीं, सेट ऐसा होना चाहिए जो लगे कि मुगल दरबार टाइप का। तो भैया शीश महल का इजाद हुआ। अब शीश महल का इजाद ये हुआ कि जो इनके कैमरामैन थे आर डी माथुर, वो और के आसिफ एक बार अजमेर गए थे और अजमेर में किसी किले को देख रहे थे, तो वहाँ उनको गुंबद में शीशे लगे हुए दिखाई दिए, तो बड़े खुश हुए देख के। बोले यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने उसको माचिस की डब्बी को ऐसे घुमा के देखा तो हर शीशे में वो माचिस की डब्बी घूम रही थी। तो बोले ये टाइप का सेट मुझे चाहिए। आर डी माथुर बोले बन तो जाएगा। उस ज़माने में सेट को बनने के लिए 3 साल लगे थे, 15 लाख रुपए लगे थे, और मुरादाबाद और कलकत्ता और पता नहीं कहाँ कहाँ से कारीगर आए थे। एक एक दरवाज़ा, एक एक दीवार, एक एक छत, एक एक चारों तरफ शीशे की थी। सेट बन गया, बड़े खुश। सेट बनने में 3 साल लगा। शाहपुर जी को बहुत गुस्सा आ गई। उन्होंने उस ज़माने के बहुत बड़े डायरेक्टर सोहराब मोदी को बुलाया कि यार ये देखो क्या कर रहा है लड़का, मरवा देगा, इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तुम इसको डायरेक्ट करो। आप जब मालूम पड़ा कि आसिफ को, तो उसने कहीं से डंडा उठा लाया। बोले इस सेट पर अगर मेरे और फिल्म एक्टरों के अलावा किसी ने कदम रखा तो उसकी टांगें तोड़ दूं। अब सोहराब मोदी डर गए, क्योंकि भाई ये यंग थे और सोहराब मोदी एक वेटरन थे, लेकिन डर गए कि ये क्या बोल रहा है। और ये थोड़ा इनका रफ भी बड़ा चेहरा था और थोड़े गुस्सैल भी थे। और अब यहाँ मैं वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो पागल है, बट एक्चुअली में इनके लिए जीनियस वर्ड यूज़ करना चाहिए, पागल नहीं। लेकिन उस वक़्त के हालात में इनको लोग पागल समझते थे। बहरहाल गाना शूट हुआ। इन्होंने इसके वजह बोला कि तुम इस गाने को लेके इंग्लैंड जाओ, इसका कलर्ड वर्जन बनवा के लाओ। और 3 महीने लगे, कलर्ड वर्जन बन के आया। तो बोले सबसे पहले शाहपुर जी पालन जी को ले जाके दिखाओ। उनको दिखाया तो वो तो पागल हो गए, अरे बाप रे इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल। कि आसिफ ने गुस्से में कहा ये देख लिया आपने, अब आपको अपनी फिल्म जिससे डायरेक्ट करवानी है करवाओ, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। तो पालन जी बोले अरे नैन आंटी करा क्या करता है, तो मेरे बेटे के समान है, तू इसको कंप्लीट कर, ये है वो है। कुछ ही चीज़ बाकी थी फिल्म की, क्योंकि ये गाने की वजह से फिल्म 3 साल डिले हो रही थी, बाकी सीन सब शॉर्ट हो रहे थे। बहरहाल कि आसिफ ने मान गए, फिल्म कंप्लीट हुई। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ऑफ द ट्रैक बताना चाहूँगा कि कमाल अमरोही का विज़न कितना बड़ा था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कमाल अमरोही और गुरुदत्त बहुत बेहतरीन दोस्त थे। एक दिन गुरुदत्त ने एक स्क्रिप्ट ला के, स्टोरी ला के आसिफ को बोला भाई ज़रा ये स्टोरी बताओ कैसी है। तो उन्होंने कहा दिखाओ बताओ। स्टोरी बताई, नरेट की। तो बोले गुरुदत्त तो इस पिक्चर के बनाने में मर जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा। और ये हुआ भी। गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी कागज़ के फूल, लेकिन कहा तू मर जाएगा लेकिन ये फिल्म इतिहास रख देगी, और ये फिल्म से तू जिंदा रहेगा, तू मर जाएगा। मतलब इतनी बड़ी वो छोटी सी स्टोरी है, कोई बात नहीं है कंपेयर टू मुगले आजम एंड कागज़ के फूल। बोथ आर डिफरेंट जॉनर फिल्म्स, बोथ आर गॉट डिफरेंट thought concept, but he had a clarity of his mind कि कागज़ के फूल तुझे बर्बाद कर देगी लेकिन फिल्म अमर हो जाएगी, इमॉर्टल हो जाएगी। देखिए ये हुआ भी। तो ये एक बड़ा अच्छा किस्सा है। कमलाल हमरोई को डायलॉग्स पे बड़ा वो था कि डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि वन लाइनर हो, और वजाहत मिर्ज़ा हमेशा वन लाइनर लिखा करते थे। कमाल अमरोई बहुत लंबे लंबे और डेकोरेटिव ऑर्नामेंट डायलॉग्स लिखते थे, बट ख़राब नहीं लिखते थे, अच्छा लिखते थे। तो आपने सुना भी होगा, उसमें बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं कुछ कि पहले तो मैं कुछ आपको अल्फाजों का नाम बताऊं उस फिल्म में जो बहुत ही बढ़िया अल्फाज यूज़ किए गए हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि
प्योर उर्दू झलकती है। जिल्ले लाही, इट इज़ कॉल्ड शैडो ऑफ गॉड। मुख्तार, दैट मीन्स सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर। मतालबा, डिमांड। तैमूरी नस्ल, द DNA ऑफ द मुगल्स। एंड खुद्दार बहुत कॉमन वर्ड है। मज़हब व मिल्लत, इसका मतलब है रिलीजन एंड कम्युनिटी। तहरीर, इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स। महजुर मीन्स हेल्पलेसनेस। कनीज, सर्वेंट, गर्ल। रुखसत, परमिशन टू लीव। वो जो डायलॉग था कि बेहिसाब बख्शीशों के बदले आज अनारकली मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को अपना खून माफ़ करती है, दिस वॉज द, आई वुड से, लास्ट डायलॉग ऑफ अनारकली व्हेन शी इज गोइंग टू बी, चुनवा देने के लिए उनको ले जा रहे थे। बहुत बेहतरीन था डायलॉग। परवाने आज़ादी मीन्स वारंट ऑफ फ्रीडम। मगरूर मुसव्विर, जो शुरू में एक पेंटर होता है जो बुत बनाता है, वो ये शब्द यूज़ करता है। जुम्बिश मकुन एक वर्ड यूज़ किया है, आपने कभी सुना होगा, उसको बोलते हैं डू नॉट मूव। तखलियत, इसका उस ज़माने में बड़ा मजाक उड़ाता कि अकबर तकलिया तकलिया तकिया मांगता रहता, वो तकलिया नहीं तखलियत बोलता, मीन्स लीव एवरीवन, आई वांट टू टॉक टू दिस जेंटलमैन। तो जनाजा, कनीज, रुखसत, आगोश, अय्याशी, बड़े अच्छे अल्फाज और बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल किए गए थे। एक और किस्सा था कि कमाल अमरोई ने कोई डायलॉग लिखा था, बड़ा अच्छा था लेकिन लंबा था। तो वज़ार साहब ने उसका मजाक उड़ाया, यार कमाल, इसमें वो एस्थेटिक सेंस नहीं आ रहा है, वो बात नहीं आ पा रही है जो मैं चाहता हूँ। मतलब इट्स नॉट अ गुड डायलॉग, ये वो एस्थेटिक नहीं है। अब कमाल अमरोही खुद एक राइटर, वजाहत मिर्ज़ा एक उनसे बड़े राइटर, वो बोल रहे हैं, तो कमाल अमरोही का जवाब सुनिए आप। बोले, वजाहत साहब, हम लोग महबूब स्टूडियो में बैठे हैं, आप बाहर निकलें, 212 नंबर की बस पकड़ें, उससे आप महीम उतरिए, वहाँ से 11 की लोकल 11:20 की लोकल पकड़िए, वो आपको ग्रैंड रोड उतारेगी। वहाँ से फिर आप 127 नंबर की बस पकड़ें और नल बाज़ार उतरें। नल बाज़ार जहाँ पे सब प्लम्बर्स का सामान मिलता है और दुनिया, तो वहाँ पे सिलबट्टा मिलता है, आप वो सिलबट्टा मंगाएं और मेरे सर पे फोड़ दें, तब भी मेरा हर ज़र्रा ये कहेगा कि ये डायलॉग बहुत अच्छा है। हंसने लग गए। वो डायलॉग फिल्म में नहीं लिया गया था पर था बहुत अच्छा, कि वो इस टाइप से था कि सलीम एक दिन छुप के जाता है मिलने। वो बाद में इसलिए कट दिया था कि कमाल अमरोही ने कहा कि सलीम कोई काम छुप के नहीं करेगा, वो क्यों करेगा, वो वली अहद है, शहनशाह हिंदुस्तान का होने वाला। लेकिन वो जब सीन लिखा गया था कि वो जाके कहता है मधुबाला से, अनारकली तुम कब तक अकबर आज़म से डरती रहोगी, होंगे अकबर हिंदुस्तान के बादशाह, पर मैं तुम्हें आज अपना तारुफ कराता हूँ। मैं अकबर आज़म का वो माथे का निशान हूँ जो उन्होंने पत्थर पे घिस घिस सलीम चिश्ती की दरगाह में मन्नत मांग के मुझे पाया था। बड़ा अच्छा डायलॉग है ये तो, लेकिन लिया नहीं गया क्योंकि वो कहानी ये थी। हज़ारों कहानियाँ मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बस आखिरी में बताऊँगा, बड़ा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जब ये रोमांटिक सीन पिक्चराइज होना था तो उसमें वो गाना नहीं डालना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मुझे एक बैकग्राउंड में कोई गाना बजे, तो उन्होंने कहा उस ज़माने में अकबर के टाइम पे तानसेन थे, तो बोले बस तानसेन को ढूंढिए कौन है हिंदुस्तान में। तो बोले तानसेन तो हिंदुस्तान में एक ही है, बड़े गुलाम अली खां, और लेकिन वो फिल्मों में नहीं गाते।
बोले अरे चलिए आप ले चलिए, टाइम लीजिए उनसे, ले चलिए। तो के आसिफ को सिगरेट पीने का शौक था। वो सिगरेट ऐसे पी के इस उंगली में रखते थे यूँ, और यूँ करके झाड़ते थे ऐसे, ये उनकी स्टाइल थी। पहुँचे तो बोले खान साहब मेरी फिल्म बन रही है मुगले आज़म, उसमें गाना है क्या, आप गाइए। तो बोले मैं फिल्मों में नहीं गाता हूँ, कोई महफिल हो कोई और कार्यक्रम हो उसमें मैं गा दूँगा, फिल्मों में नहीं गाता हूँ। तो बोले नहीं साहब गाना तो आप ही गाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अब वो नौशाद का चेहरा देखें, उनको देखें, बोले नहीं मैं गाऊंगा नहीं। तो बोले साहब चाहे कुछ हो जाए गाना तो आप ही गाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप तशरीफ़ रखिए, और इशारे से कहा नौशाद जी को कि बालकनी में आइए। तो गए, बोले किस पागल को ले आए हो। बोले क्यों हुजूर क्या हो गया। नौशाद बोले बोले इतना पागल आदमी है, जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं गाता हूँ तो फिर भी ज़िद पे अड़ा हुआ है। तो बोले अगर आप गा देंगे, बहुत बड़ी फिल्म बन रही है तो उसमें मेरे को भी मौका मिल जाएगा, आपके साथ मेरा भी नाम हो जाएगा। तो बोले नहीं अब मैं ऐसे कैसे मना करूँ। बोले मना करना आपका काम है, मैं तो चाहूँगा आप गाएं लेकिन मना आप करें, कैसे करना। बोले मैं एक ऐसी रकम मांगता हूँ जिसको सुन के ही भाग जाएगा। बोले हाँ वो आपके हक में है, वो आप मांग सकते हैं। तो वापस आए, बोले आसिफ मियाँ मैं गाऊंगा और 25,000 रुपये लूँगा। अब ये बताना ज़रूरी है कि उस ज़माने में गाने का मैक्सिमम जो प्राइस था वो 300, 400, 500 होता था। 25,000। लेकिन के आसिफ के चेहरे पे एक वो नहीं है, इन्होंने जेब से निकाला, सिगरेट बाएं से दाएं में, दाएं से बाएं में की, और 10,000 रखे। बोले इस वक्त इतने ही है पेशगी, गाना करिए मैं पूरे पैसे दूँगा। वो पागल हो गए कि यार कमाल है यार, इतना बड़ा। बहरहाल गाना रिकॉर्ड हुआ। गाने में थोड़ी सी अड़चन आई कि ये क्लासिकल सिंगर थे बड़े गुलाम अली खान, तो बहुत हाई ताने लिया करते थे, और नौशाद से उन्होंने कहा यार इनसे थोड़ी गुजारिश करना कि ताने थोड़ी कम रखें नीचे की। तो उन्होंने बताया गुलाम अली खान को, गुलाम अली खान मुझे फिल्म दिखाओ, सीन दिखाओ, मैं सीन देखना चाहता हूँ, तब मैं गाऊँगा उस हिसाब से। फिलहाल उनको फिल्म का सीन दिखाया गया, तब उन्होंने गाया और बहुत बेहतरीन गाया। तो इस क्यासिक के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि क्या जुनून था, क्या तरीका था फिल्म बनाने का, और क्या सोच थी। और आज मैं बस आज इतना ही कहूँगा, और से बहुत से किस्से हो, कभी फिर आपसे बात करेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।